कूलर चलवा दें? ठीक है, बॉयज़ की तरफ के चलवा देंगे। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल 2 औरंगज़ेब के विरुद्ध हम हरियाणा के लोगों ने 2 संघर्ष किए थे, एक जाटों का और एक सतनामियों का। सतनामी अमूमन दलित लोग थे जो बालों को मूंड कर रखते थे, इसलिए मूंडिया कहलाए। वैसे तो सतनामी बहुत पुराना है बेटा, लेकिन संत वीरभान ने इसको ज़्यादा प्रमोट किया औरंगज़ेब के टाइम पर। मैंने कल कहा था कि थोड़ा सा मैं लिखवा दूंगी, क्योंकि बहुत हल्का सा दिया है, थोड़ा सा हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि पेपर में जब आएगा तो हम भूल जाएंगे। वो थोड़ा सा लिख लो। पेज नंबर बताना कहाँ तक थे? ये मेडिएवल हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ रहे थे और पेज नंबर 45 बता रहे हैं, पहुँच गए थे। औरंगज़ेब वाला टॉपिक है ना। इसके साइड में देखो मैप है। हाँ, जल्दी से लिखना स्टार्ट करो। मैप में लिखो औरंगज़ेब के काल में। ये पेपरों में फिर दोबारा बताऊंगी नहीं ये बातें, बस रिवीजन चलेगा। लिखो मैप में, लिख लो औरंगज़ेब के काल के विद्रोह। पहला लिखो सतनामी विद्रोह 1672। औरंगज़ेब के काल के प्रमुख विद्रोह, हम देश की बात नहीं कर रहे, अपनी बात कर रहे हैं। पहला सतनामी विद्रोह 1672। 1672 इसमें लिखो सतनामी, उसके सामने 3-4 बातें लिखना। सतनामी कौन थे? लिखो मूंडिया। सतनामी और मूंडिया, बालों को मूंड कर रखते थे ना, तो इन्हीं को मूंडिया कहते हैं, मूंडिया जाति। इसमें ज़्यादातर लोग लिख लो ब्रैकेट में दलित थे, दलित। और इनकी खास बात क्या थी? लिखो झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, शांति प्रिय, कृषि कार्य करते थे। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, शांति प्रिय और कृषि कार्य। कल मैंने बताया था एक आदमी पैदल पैदल बेचारा जा रहा था, वो औरंगज़ेब का एक आदमी आया और उसको डंडा मार के जाने लगा, तो उसने गुस्से में आकर मैंने कुछ किया नहीं, उसको खींच लिया। वो लड़ाई झगड़ा बड़ी बात बन गई। लिख लो यहाँ पर झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, शांति प्रिय, कृषि कार्य। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखो लड़ाई का क्या बना, उसमें लिखो फौजदार खान। ये था औरंगज़ेब का आदमी, फौजदार खान। ठीक है, और यहीं लिख लो बाद में 5000 सतनामी मारे गए। तो इस अकेले फौजदार खान की शिकायत पर 10,000 की सेना आ गई थी। 5000 सतनामी मारे गए। तो औरंगज़ेब की तरफ से कौन था? फौजदार खान। ये फौजदार खान के चक्कर में कितने लोग मारे गए? 5000 सतनामी। इतनी बड़ी भीड़ कैसे मरी? क्योंकि उसने कितने की फौज भेजी? 10,000 प्लस तोप खाना। लिख लो ये, औरंगज़ेब की सेना 10,000 सैनिक प्लस तोप खाना। तो फिर तो मरने ही थे इतने लोग। ठीक है, सतनामी के पास लिख लो धार्मिक संप्रदाय था ये। सतनामी एक धर्म टाइप बन गया था। हाँ, और किसको मानते थे ये? रैदास, रविदास, जो कहते थे कि मैं चमार जाति से हूँ। लिख लो रविदास या रैदास, उसके भक्त थे ये सारे। और इसके बाद बस वही मेन था। सेकंड लिखो, सेकंड हेडिंग जाट विद्रोह। जाट विद्रोह, और इसी का नाम है तिलपत का युद्ध। जाट विद्रोह ही तिलपत का युद्ध है। इसमें जाटों से लड़ेगा ये, या तिलपत। तिलपत जगह ही तो है, कहाँ की? फरीदाबाद की। ब्रैकेट में लिख लो FBD, 12वां जिला था ना हमारा, उसकी तिलपत। और इसमें लिख लेना 1669 में ये विद्रोह हुआ, तिलपत का युद्ध हुआ 1669। और इसका नेता हम जानते हैं गोकुला जाट। वो लिख लो, नेता गोकुला जाट। जाटों ने अगर विद्रोह किया है तो कारण एक ही निकलेगा, क्या? या तो टैक्स या तो धर्म। ब्रैकेट में लिख लो टैक्स बढ़ा दिए और मंदिर तुड़वा दिए, तो दोनों चीज़ें नेगेटिव थी। टैक्स बढ़ा दिए, मंदिर तुड़वा दिए, तो राजस्व और धार्मिक दोनों कारण हो गए। ठीक है, तो ये मेन विद्रोह, टैक्स बढ़ा दिए और मंदिर तुड़वा दिए। जैसे क्या शेड्यूल कास्ट के बहुत मंदिर थे? नहीं, तो इनके मंदिर कोई क्यों तुड़वाएगा? इनके साथ हुआ था वो वीरभान वाला किस्सा। कौन वीरभान? मूंडिया, जिसको वो धक्का नहीं मारा था एक आदमी को। और जाटों का था टैक्स और मंदिर का।
पंगेबाजी, ये दो बड़ी घटनाएं किसके काल की हैं? औरंगजेब। और इनका संबंध हम हरियाणा वालों से हैं, इसलिए हमने पढ़ लिया। चलो, रैदास के ये सारे वो थे, एक तरह फॉलोअर्स कह लो, इनकी बातें मानते थे। अब देखना ज़रा कुछ बचा था इसमें। औरंगजेब का पूरा हो गया था, सौंधी और सिनसिनी। अब आ जाओ सेकेंड हाफ में ऊपर, ये नहीं पढ़ा ना भूकर, ठीक है। अब शांति से सुनो, पहले समझो। सारा पैसा आने का सिर्फ एक साधन था, क्या दिया करती थी जनता? टैक्स। टैक्स हमेशा किस पर लगता था? मेनली भूमि पर। और भूमि से क्या निकलता था? गेहूं, चावल वगैरह। अब शांति से सुनो और समझ लेना, टैक्सेशन सिस्टम बता रही हूँ हरियाणा का। दो तरह की चीज़ें थी, पहली जो बारिश पर डिपेंड थी हमारी ज़मीन, और दूसरी जिसमें हम लोग नहरों के ऊपर डिपेंड थे। जैसे हमारी साउथ की बेल्ट है हरियाणा की, मेवात या पलवल, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। लेकिन अगर बात करें अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, तो बारिश अच्छी है। जो ज़मीन बारिश से तैयार हो जाती थी, इसमें अलग से नहरें लानी नहीं पड़ती थी, इसे कहा करते थे बारानी, बारानी ज़मीन। और जिसमें नहर की ज़रूरत पड़ती, इसे कहते थे चाही। तो जिसमें नहर चाहिए वो चाही, और जो बारिश से तैयार हो वो बारानी। बारानी के लिए किसी राजा ने कुछ किया ही नहीं, तो उन्होंने कहा हम टैक्स भी नहीं लेंगे, हमने कुछ किया नहीं, हम टैक्स भी। यानी इस ज़मीन को सिर्फ हरियाणा है जिसने फ्री में छोड़ दिया कि इससे हम जितना तुम कमाओगे उसमें बड़ा हिस्सा टैक्स का लेने नहीं आएंगे। ऐसा सबने नहीं किया, कभी कभी किया। इस पे क्योंकि नहर को मेंटेन करना पड़ेगा, तो नहर पे खर्च आएगा, पहले नहर तैयार की जाएगी, फिर साफ़ करनी पड़ेगी, तो इसलिए इस ज़मीन पर जो पानी ऐसे इस्तेमाल करते थे, इस पर टैक्स लगता था। हरियाणा में महालवाड़ी सिस्टम था इकट्ठे करने का। महाल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, एक साथ कई सारे गांव, तो उसे कहते थे महाल। महल से बना शब्द है महाल। तो 8 गांव 10 गांव इकट्ठे, उनमें किसी को, किसी ना किसी को जैसे सरपंच बना दिया। फिर ये सरपंच अपने गांव के थोड़े रसूखदार ताकतवर लोगों को नंबरदार, या गांव में लंबरदार नहीं बोल देते, वो बनवा देते थे। इनका काम था गांव के लोगों की ज़मीन के अकॉर्डिंग उनसे टैक्स इकट्ठा करना, फिर ये ले जाके टैक्स महाल को देते। महाल एक ग्रुप था, फिर वो ग्रुप ले जाके टैक्स और राजा को देता। ये तरीका था अंग्रेज़ों के टाइम में। अगर बात करें अकबर के टाइम में, तो वो दहशाला व्यवस्था थी ना उनकी, पुराना सिस्टम, हाँ, वो टोडरमल वाली वही चल रही थी। तो टाइम टू टाइम हरियाणा में अलग अलग तरीके से टैक्सेशन सिस्टम वसूला गया। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसी को, टैक्स को। हरियाणा में भूमि कर, पहला पढ़ो। हरियाणा में भूमि कर तय करने का सबसे पहला काम, टिक करना, अकबर के काल में टोडरमल ने किया। अकबर की खास बात थी, इसके नवरत्नों में कई तो हिंदू थे। ये पैसे वाला, वो मान सिंह सेनापति, वो बीरबल, ये हिंदू थे इसके। नेक्स्ट पढ़ना, जिन ज़मीनों में वर्षा आधारित खेती होती थी उसे बारानी कहते थे। टिक कर लो, बारिश, बारानी। और हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां बारानी खेती के लिए उगाही नहीं ली जाती। उगाही मतलब बेटा टैक्स, वो नेगेटिव सेंस लग रही है लेकिन टैक्स ही है। सिंचाई वाली ज़मीन को चाही कहा जाता था। अच्छा, टैक्स हमने सुबह भी पढ़ा, हम कई बार पढ़ते हैं। टैक्सेशन सिस्टम में अमूमन कितना टैक्स होता था? या तो 1/6 या 1/4, हाँ, कहीं कहीं पर 1/3 भी, 30% भी, 20% अलग अलग था। देखो ज़रा क्या कह रहे हैं, टैक्सेशन सिस्टम कितना था? अंग्रेज़ों के इलाकों में, अब अंग्रेज़ों तक पहुंच गए ये, किसानों से उपज का 1/6 हिस्सा। टिक कर लो, अंग्रेज़, उपज, 1/6, 3 शब्द, ठीक है। नेक्स्ट बस पढ़ लो। कभी कभी विपत्ति आने पर आपदा कर को टाल या माफ़ भी कर दिया जाता था। नेक्स्ट टिक करना, देशी रियासत, लोकल राजा, ये ज़्यादा टैक्स लेते, 25%। देशी रियासत किसानों से जागीरदार, टिक करो, जागीरदार, क्रूरता से भूमि कर वसूलते थे, उपज का 1/4 भाग। तो धीरे धीरे किसानों को अपने जागीरदार खराब लगने लगे और अंग्रेज़ अच्छे। अंग्रेज़ कितना मांग रहे हैं? 1/6। हमारा लोकल आदमी मांग रहा है 1/4। तो हमारे किसानों को ये खराब लगेगा, ये ठीक लगेंगे। ये तो 60 में से 10 बोरी ले जाएंगे, और ये 100 में से कितनी ले गए? 40 बोरी, ये 25 बोरी। ये ज़्यादा भारी पड़ा ना, तो वो ज़्यादा अच्छे लगने लगे धीरे धीरे, पर लेकिन बाद में वो भी ऐसे ही बनेंगे। अब आ जाओ अराजकता का युग। अराजकता का मतलब जब बहुत बुरा हाल हुआ और ये मर गया, बड़े वाला औरंगज़ेब, ठीक है। अब एक बार बोर्ड पर समझ लो, औरंगज़ेब कब मरा? 1707 में। हमें पता है इसने अपने बेटों को तैयार तो किया ही नहीं था, इसका बेटा तो शाह ए बेखबर था, उसको कोई खोज खबर ही नहीं।
औरंगजेब की डेथ के बाद ना बहुत अजीब सा सिस्टम हो गया, कहाँ से टैक्स आएगा कहाँ से नहीं आएगा, कोई कह रहा है मैं स्वतंत्र हूँ मैं क्यों टैक्स दूँ, कहीं के गांव स्वतंत्र कहीं के शहर, बुरा सा हाल मचा। इस टाइम पर हरियाणा में एक आदमी जो असलियत में जन्मा था, लक्ष्मण देव नाम रखा था, माँ बाप ने हिंदू था, लक्ष्मण देव, कश्मीर में जन्मा था, राजौरी इलाके में, राजौरी पड़ता है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जन्मा एक आदमी हिंदू था। कभी भारत भ्रमण पे गए होंगे, इनकी मुलाकात हो गई महाराष्ट्र में जब ये घूम रहे थे, नांदेड़ नाम की जगह, और ये मुलाकात हुई 10वें सिखों के गुरु से, गुरु गोविंद सिंह जी से, 10th गुरु थे। तो उन्होंने इससे बातचीत की और कहा कि तुम कहाँ घूम रहे हो, तुम अच्छा कोई काम करो और देखो हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छाई के रास्ते पर लाओ। तो ये इतना इम्प्रेस हुआ उनसे, इसने कहा मैं अपना सब बदल लूँगा, जो आप कहेंगे मैं वही काम करूँगा। तो उन्होंने इनको नाम दिया कि ठीक है तुम काम करो और तुम बंदा बैरागी, फिर इसका नाम बंदा बहादुर भी पड़ेगा आगे जाके जब ये पंगे मोल लेगा और लड़ेगा। तो बंदा बैरागी एक नॉर्मल सा लड़का था, लेकिन घूमते फिरते एक बहुत बढ़िया आदमी से मुलाकात हुई, उस आदमी के कांटेक्ट में आके इसका ज़िंदगी बदल गई और आज बहुत इज्जत से नाम लिया जाता है, वीर कहलाते हैं ये। तो ये बंदा बैरागी को काम दिया कि तुम अच्छाई को आगे बढ़ाओ। इसी बीच में 1707 में औरंगज़ेब मर गया था, 1708 में ये सिखों के गुरु भी एक्सपायर हो गए। इसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो क्वेश्चन था कि 11वां गुरु कौन। उनके 4 बेटे थे, जिन चारों को मरवा दिया, 2 का कत्ल किया, 2 को जिंदा दीवार में नहीं चिनवा दिया था। तो ये कहा कि अब हमारे पास कोई गुरु के परिवार का तो बचा ही नहीं, 4 ही बेटे थे। तो बोले अब के बाद ना गुरु ऐसे नहीं बनाते, एक बुक को ही हम गुरु बना लेंगे जिसमें सारी अच्छी बातें लिखी हैं, जो आज भी गुरु ग्रंथ साहिब कहलाती है। लेकिन ये आदमी तो अच्छी चीज़ों को फैलाने की कोशिश में था। तो फिर सबने डिसाइड किया, इसने कहा मुझे नहीं बनना गुरु, और ना मैं इतना लेवल मेरा कि मैं गुरु बनूं, मैं तो खुद उनसे इम्प्रेस होकर मैंने ये रास्ता पकड़ा। तो फिर इनको कहा कि ठीक है आप हमारे नेता बन जाओ, गुरु ना सही, गुरु हम किताब को मान लेंगे। तो फिर सिखों के नेता बन गए। अब सिख मतलब पंजाब, उस टाइम हरियाणा भी पंजाब था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है अपनी राजधानी बनाते हैं, काम करेंगे। इन्होंने यमुनानगर के लोहागढ़, ये जगह का नाम था, यहाँ पे अपनी कैपिटल बना ली, किला टाइप बना लिया। अब लगातार टैक्स चाहिए, क्योंकि अगर आपका किला है, खर्चे हैं, सेना है, तो आपको पैसा लेना पड़ेगा ना। इसने आसपास टैक्स वैक्स कोशिश की लेने की, तो सिखों के बड़े बड़े लीडर्स आ गए जो भाई पुराने टाइम के देसी राजा टाइप के थे। तो इसको फील हुआ कि पंजाब के ऊपर के हिस्से में तो मेरा नहीं काम जमना, ये थोड़ा नीचे की तरफ आया। इसने सोनीपत के सिहरी खांडा, जो हमारे सोनीपत में पड़ता है, यहाँ अपना हेडक्वार्टर बनाया और फिर यहाँ से काम किया। जब ये काम करने लगा तो ये आंखों में खटकने लगा, किसकी? वो शाह एब बेखबर की, जो 1707 से 1712 रहेगा। 1708-9 के आसपास इसने फील किया कि भाई मुझे ना काम बढ़ाना है। काम कब बढ़ेगा? जब ज़मीन मेरे पास होगी, और ज़मीन को आराम से तो देगा नहीं, ज़मीन पे तो कब्जा करना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को अपने फेवर में लेकर राजाओं को मारना पड़ेगा। तो इसने कई इलाके सोनीपत से स्टार्ट करके फिर ये आगे कैथल और इस बेल्ट में करनाल वरनाल में बढ़िया काम किया इसने। और इसके उस काम से इसने एक सबसे बड़ा काम किया, जो एक फौजदार था सिखों की टेरिटरी में, उसने ये 2 लड़के थे ना हमारे 10वें गुरु के जो दीवार में चिनवाए थे, इसको मार डाला। वो कोई सूबेदार था सरहिंद के आसपास का। जैसे ही इसने उनको मारा, उस आदमी को, इसकी वाहवाही बढ़ गई। फिर सबने कहा भाई हमने मान लिया यही आदमी हमारे इस धर्म को आगे ले जा सकता है। इसने बदला ले लिया हमारे सिखों के बेटों के मर्डर का। देखते देखते फेमस हो गया, लेकिन इसके पीछे हाथ धो के पड़ गए मुगल वाले, और मुगलों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। अब मुगलों के पास एक पॉजिटिव चीज़ थी, ताकत, फौज, तोपखाना। ये आदमी भी सोचो इसका कुछ बेस तो जीरो मान लेना इनका, ये तो भैया एक राजौरी कश्मीर में पैदा हुआ एक लड़का, वैसे ही खाली हाथ चल पड़ा। खाली हाथ कितना इकट्ठा कर लेगा? चलो इसने प्रॉपर्टी बनाई, टैक्स आया, लेकिन मुगलों का टैक्स तो बेटा बादशाहत के लोग हैं वो, उनका टैक्स तो 300 साढ़े 300 साल से आ रहा है ना। ये नया क्या जो 300 साल से राज कर रहे हैं उनकी बराबरी 1-2-4 साल वाला आदमी कर पाएगा? नहीं। ताकत जो है ना उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ताकत अकेली क्या कर लेगी? अब तोप खाने के सामने कोई कैसे टिक जाएगा? और सिर्फ जिंदा दिल होने से थोड़ी ना लड़ पाओगे आप। आपकी फौज 1000 की, उनकी फौज 10 लाख की, आप कैसे टिकोगे? आपके पास तोप खाने के नाम पे 2 तोप हैं, अगलों के पास 1000 तोप हैं, तो किसी भी तरीके से ये क्लियर था कि ये टिक नहीं पाएंगे।
कितने दिन चलेगा ये डिपेंड करता था, लेकिन बहुत जल्दी ही धीरे धीरे करके ये मुगलों की नोटिस में आने लगे और एक ऐसा टाइम आया जब मुगलों ने इनको पकड़ लिया और फिर इनको बहुत यातनाएं दी, बहुत परेशान किया और इनको मार डाला कैद में। तो बंदा बहादुर, ये बंदा बैरागी आगे जाके बंदा बहादुर बन गया। सिखों के 10वें गुरु के बाद सारी जिम्मेदारी इन्होंने अपने कंधों पर ली और यही उनके गुरु कहलाते, ये नेता कहलाते हैं, यानी 10 गुरु प्लस एक नेता। तो ये उन्हीं की कहानी है जो तुम पढ़ने जा रहे हो। पढ़ो अब इसको। मुगल बंदा बैरागी संघर्ष पढ़ना। पहला पॉइंट, गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु है ना गोविंद सिंह जी, के पश्चात मुगलों के विरुद्ध सिखों की सैन्य गतिविधियों का नेतृत्व बंदा बैरागी ने किया। टिक कर लो, गुरु गोविंद सिंह के पश्चात बंदा बैरागी। नेक्स्ट पढ़ना, सिख इतिहास के महान विद्वान है कोई, डॉक्टर हरिराम गुप्त। ये सिर्फ सिखों के ऊपर काम किया उन्होंने, सिर्फ पढ़ लो। बंदा बैरागी को अंडरलाइन करो। हिमाचल प्रदेश का निवासी मानते हैं, लेकिन हम तो पढ़ के आए हैं, गूगल पे भी लिखा है कि ये कश्मीर में जन्मे थे। पढ़ के देखना आगे, बल्कि लिख लो तुम, यहीं पर लिखो जन्म राजौरी जम्मू कश्मीर, क्योंकि इन्होंने एक आदमी की बात बताई है, लेकिन हम गूगल की और बाकी किताबों की बात भी जानते हैं। जन्म राजौरी जम्मू कश्मीर। और हिंदू थे, लक्ष्मण देव था इनका नाम, हिंदू, बाद में सिख बन गए। हिंदू लक्ष्मण देव। ठीक है, अगले इसी पॉइंट में आगे पढ़ना, अंडरलाइन करना। महाराष्ट्र प्रांत के नांदेड़ नामक स्थान पर बंदा बैरागी की गुरु गोविंद सिंह से भेंट हुई। 10वें गुरु से कहाँ मिले ये? एक आदमी जो इतिहास लिखता है सिखों का, वो कहता है ये हिमाचल में रहते थे, लेकिन बाकी सारा विकिपीडिया, सारी किताबें कहती हैं ये जम्मू कश्मीर के लक्ष्मण देव हिंदू थे। वहाँ से कभी यात्रा करते करते नांदेड़ महाराष्ट्र गए, जहाँ इनकी मुलाकात सिखों के लास्ट गुरु से हुई। आगे पढ़ना, बस पढ़ लो। जिसके दौरान उसे गुरु ने उत्तर में जाने की प्रेरणा दी कि उत्तर में जा, वहीं काम कर। नेक्स्ट पढ़ना, मुगल साम्राज्य के विरुद्ध, अंडरलाइन करो, संघर्ष में बंदा बैरागी ने सोनीपत जीता, कैथल जीता, थानेसर, सरहिंद, शाहबाद और कुंजपुरा, यानी करनाल कैथल की बेल्ट जीत ली इसने। किसके खिलाफ इसने कहा ये स्वतंत्र है, यहाँ का टैक्स मैं लूँगा? मुगल। क्या औरंगजेब के टाइम में इसने यह काम किया था? नहीं, औरंगजेब का दबदबा था, उसके मरने के बाद ये हिम्मत, क्योंकि उसके लड़के बेखबर थे। आगे पढ़ो। 1710 में मुगल सम्राट बहादुर शाह, यही तो है शाह ए बेखबर, हाँ ये शाह ए बेखबर, ने करनाल और नरवाड़ी के बीच 3 संघर्षों में बंदा बैरागी को पराजित कर दिया। ये बंदा बैरागी को इसलिए पराजित कर पाया क्योंकि इसके बाप ने इतनी प्रॉपर्टी, इतनी सेना, इतना पैसा इकट्ठा कर रखा था, इसमें काबिलियत नहीं थी। बंदा बहादुर बहुत काबिल था, लेकिन उसके पास कमी थी, न फौज थी, न पैसा था, ना उसके पास ज़मीन थी इतनी। वो तो दर दर घूम रहे थे ना, कभी लोहागढ़ में, कभी सिहरी खांडा। इसके बाप दादा परदादा पूर्वजों ने क्या क्या बनवा रखा है, लाहौर का किला, आगरा का किला, ये ताजमहल, जामा मस्जिद, सब इनकी। इसके तो बैक पे इतना सब कुछ, बंदा बहादुर का बैक बिल्कुल कमज़ोर। जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ, कोई कहता है हिमाचल में, घूमते घूमते मिल गए गुरु, तो दोनों के बैक में डिफरेंस हो गया ना। आगे पढ़ो। बहादुर शाह ने इसको हरा दिया, वो हारना ही था क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी थी। नेक्स्ट पढ़ना, ये अंडरलाइन करना। बंदा बैरागी ने सोनीपत के निकट सिहरी खांडा, ये गांव पड़ता है हमारे यहाँ, सिहरी खांडा नामक गांव को अपना मुख्यालय, डबल टिक कर लो, इसका हेडक्वार्टर है सिहरी खांडा। ये गांव रोहतक से 30 किलोमीटर दूर लगभग पड़ता है और ये इम्पॉर्टेंट युद्ध हुआ था यहाँ, सोनीपत का युद्ध, लिख लो, सोनीपत का युद्ध 1709 में, इसी के पास सोनीपत का युद्ध 1709। सिख और मुगल लड़े थे, सिख और मुगल, और इसमें खास बात क्या थी, सिख जीत गए थे। वैसे तो मुगलों के सामने जीतना आसान नहीं था, लिख लो, सोनीपत का युद्ध 1709, सिख और मुगलों के बीच सिख जीते। सिखों में कौन जीता? 1709 में कौन जिंदा था? 10वें गुरु मर चुके थे, तो कौन था? हाँ ये। लेकिन ये बेटा मुगलों की ना छोटी फौज आई थी, वो शाह ए बेखबर लड़ने गया था ये करनाल के पास, फिर ये हार गया था 3 युद्धों में। नेक्स्ट चेक करना, सोनीपत और कैथल पर, सोनीपत और कैथल पर विजय पताका फहराते हुए बंदा थानेसर पहुंचा। यहाँ भी बंदा बहादुर विजयी हुआ। 1710 को बंदा ने सरहिंद पर आक्रमण किया। सरहिंद का फौजदार था वजीर खान, ये वही वजीर खान है जिसने उसके बेटे चिनवाए थे। तो इस पर अगर ये जीत गया तो इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरे गुरु के बेटे जिसने मरवाए मैंने वो मार दिया। ऐसा ही हुआ, यहाँ लिख लो, लिखो, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की हत्या
इसी ने करवाई थी, सरहिंद वाले ने। 10वें गुरु के पुत्रों की हत्या, अदरवाइज इनके और गुरु बनते। और वो बच्चे पता है कितने छोटे थे बेटा, 7 साल और 9 साल के। 7 साल के बच्चे तो वैसे भी तरस आए, कितना छोटा। वो जिंदा दीवार में चिनवा दिया, 2 दीवार सी खड़ी की पैरेलल में और उसमें बंद करवा दिया। कितना उसका दम घुटा होगा, कैसे उसकी जान गई होगी। इससे बढ़िया मार ही डालता। जैसे कितने ज़्यादा निर्दयी हो सकते हैं कि 7 साल के बच्चे को दीवार के बीच में चिनवा दिया गया। तो उसका बदला फिर किसने लिया? बंदा बहादुर। कहाँ युद्ध लड़ा पहला ये जिसमें ये जीता? सोनीपत। फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते थानेसर, और फिर इसकी हिम्मत बढ़ी सरहिंद, वहाँ के फौजदार को इसने हरा दिया। आगे टिक करना, उसका नाम वजीर खान था। सरहिंद की विजय से बंदा की प्रतिष्ठा को 4 चांद लग गए। सबने वाहवाही की, भाई गुरु का बदला ले लिया। किसने ले लिया? बंदा बहादुर ने। कहाँ जाके लिया? सरहिंद के फौजदार को इसने मार डाला, जिसका नाम था वजीर खान। इसके बाद अगले पॉइंट को पढ़ लो बस। फिरोज और बंदा की तीसरी टक्कर, टिक करना तरावड़ी, ये करनाल है बेटा, यहाँ हारेगा अब ये। बंदा की हार हुई। अब ये हारना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब उनको फील हुआ कि बिना ताकत यूज किए बंदा को हम हरा नहीं पाएंगे। अब वो बड़ी फौज भेजेंगे। इसके बाद नीचे पहुंचो, नादिर शाह का आक्रमण। कौन नादिर शाह? ईरान का शासक नादिर शाह। इसको पता चला कि अरे दिल्ली खाली पड़ी है, बहुत पैसा मुगलों के पास था ही, ये आ गया। नादिर शाह ने जब अटैक किया तो दिल्ली को संभाल रहा था मोहम्मद शाह रंगीला। कहते हैं लड़ाई नहीं, भाग गया। जैसे पता चला ना, छोड़ छाड़ के सब भाग गया, बोला मैं अपनी जान बचाऊं या ये सामान पकड़ूं, यहाँ संभालूं। और जब ये नादिर शाह आया तो सब खाली था। इसने दिल्ली के लाल किले पे अपने फौज के साथ साथ ना ये कारीगर भी लाते थे, क्योंकि वहाँ इसका सोने का काम था, बेशकीमती पत्थर, पितरादुरा। तो वहाँ रुका वो। सोचो राजा का महल है, सबको मार मूर के वहाँ आराम से रहा, उसकी आराम गाह में लेटा, मजे किए दिल्ली के लाल किले में, और उसके वो हथौड़े ले लेके सारा सोना कीमती पत्थर निकाल लिए। और उसका मयूर सिंहासन था एक शाहजहां का, बहुत बड़ा भारी भरकम। इस पे बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े थे, इसको भी ले गया। और कोहिनूर हीरा जो इनके खानदान में बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा था, वो भी ले गया। तो नादिर शाह ने क्या सोचा होगा कि कैसे लोग हैं ये कि आके संभाल, जैसे किसी के घर में चोर घुसे, अमीर आदमी, और भाग जाए। उसके पास फौज थी, उसी के दादा परदादा हैं ये बाबर अकबर टाइप के लोग। इतनी बड़ी फौज को एक विदेशी थोड़ी सी मुट्ठी भर सेना लाया, और इससे इतना नहीं हुआ कि लड़ लूं, इसको तो इतने ज्यादा डरपोक थे, इतने दब्बू थे कि इनका अंत लिखा था। तभी तो बेइज्जती हुई। ये नादिर शाह का आक्रमण बेइज्जती मानी जाती है 1739। और इससे पता है क्या हुआ? जो इस देश की इतनी खराब हालत इस टाइम पे हो गई, यहाँ अंग्रेज भी देख रहे हैं खड़े खड़े की लड़ाई हो रही है। नादिर शाह ने अटैक कर दिया इसके ऊपर, मोहम्मद शाह रंगीला। इस सारी घटना को पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज अपनी आंखों से देख रहे हैं। और अंग्रेज फील कर रहे हैं कि यार ये कैसा राजा भाग गया, कितना बेवकूफ़ है, लड़ा भी नहीं। लेकिन वो क्यों बोले? उनकी कौन सी ज़मीन थी? उन्होंने ये सारा सीन देख के सोचा कि हम इन पे अटैक करके इन पे कब्जे हम ही ना कर लें, हमें तो यहाँ टिकना भी है। और इसीलिए 1739 की शय के कारण 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ये एक एग्जाम्पल था कि ये बेवकूफ़ है, इनके बस की कुछ है नहीं। उसने देखो कुछ साल बाद ही प्लासी, और प्लासी एक पहली कोशिश थी, एक चाल चली, क्या पता सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल हो गई। तो 1764 का बक्सर, और जिसमें इलाहाबाद की संधि में लिखवा लिया कि ये हिस्सा हमारा, यहाँ का टैक्स हमारा। अंग्रेज जिनका यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ यहाँ मूक दर्शक बन के देख रहे थे कौन कौन लड़ रहा है। और जब देखा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक मर गया या एक चला गया, फिर जाके बोले हम यहाँ के राजा। और हम कितने मूर्ख रहे होंगे इस टाइम पर कि सब कुछ विदेशियों के हाथ में धीरे धीरे जा रहा है और हमने संभाला ही नहीं। किसी लोकल आदमी ने कोशिश ही नहीं की। हम करते भी क्या बेटा, हमारी बैक बहुत कमज़ोर हो गई, क्योंकि हम 200 साल से ये देख रहे थे कि राजा ही सब कुछ करता है। 300 साल से भाई बाबर ने कभी थोड़ी ना कहा कि प्रजा मेरी सहायता करने आओ। बाबर मुट्ठी भर सैनिक लेकर आया था, लेकिन किसको हरा दिया था? इब्राहिम लोदी। तो यानी हमारे दिमाग में था कि राजा अपने आप संभालेगा, लेकिन ये बेखबर से ऐसे स्टार्ट हुए कि फिर सब कुछ विदेशी हाथों में चला गया और हम कुछ कर ही नहीं पाए। देखो इसमें नादिर शाह का आक्रमण, हाँ ये पठान ईरान के पास का, ये टिक कर लो। 1739 में करनाल का युद्ध, ईरान के बादशाह नादिर शाह। अगर हम देखें तो हुमायूं ने जिसके घर शरण ली थी वो ईरान का ही शाह था। अब ये हुमायूं का ही वंश चल रहा है
है ना, लेकिन बहुत पीढ़ियां बीत गई। एक टाइम पे इसी ईरान के राजा ने 13 साल अपने घर में रखा था हुमायूं को, जब हुमायूं के सिर पे छत भी हट गई थी। लेकिन अब क्या हुआ, उसी हुमायूं के नालायक वंशज हैं जिनके ऊपर वहाँ का राजा अटैक करेगा। इससे ये बात क्लियर है कि ईरान बहुत पहले से जानता था कि इंडिया अमीर है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी यहाँ अटैक करने की। उसने अटैक कब किया, जब ये कमज़ोर हो गए। तो ये टिक करो, बादशाह नादिर शाह और हिंदुस्तान के सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ, जिसमें नादिर शाह ने मुगल शासक को पराजित किया। पराजित होता जब लड़ा हो, क्या अगला लड़ा था? ये तो भाग गया था, ये तो लड़ा ही नहीं। और मयूर सिंहासन, ये जो बहुत भारी भरकम, और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। तो ये शर्म की बात है कि हमारे यहाँ, पता है क्या कहते हैं, 3 घंटे में ही भाग गया था वो। जैसे कुछ कोशिश की, उसके बाद जब ये अंदर गया ना महल के, तोड़ के दरवाजा है जैसे भी, तो देखा तो राजा गायब। विदिन 3 आवर्स उसने सोचा कि कहीं मुझे ना मार दे, ये सब तो दोबारा देख लूंगा अपने आप, और यहाँ से चंपत हो गया। इतनी छोटी लड़ाई भी कोई होती होगी जिसमें राजा 3 घंटे में सारी प्रॉपर्टी छोड़कर भाग जाए। नादिर शाह सब ले गया फिर यहाँ से। नेक्स्ट पे आ जाओ, 46 पेज पर। इस युद्ध में रेवाड़ी, कल मैंने नंद राम के बारे में बताया था, 3 आदमी लोकल थे, सांवलिया में हाथी सिंह बड़गुजर और नंदलाल राव थे ना। फिर नंदराम ने क्या किया था, नंदराम ने हाथी सिंह पकड़वा दिया, उसके बदले रेवाड़ी की चौधराहट मिली। हाथी सिंह को 11 परगने गांव मिले, किस बदले में? सांवलिया को मर। अब सोचो, औरंगजेब मर गया, तो ये जो पुराना राव था नंदराम, इसकी भी तो पीढ़ी बदली होगी ना, पीढ़ियां बदलती हैं, तो इसकी पीढ़ी बदल, इसका बेटा आ गया। अब इसका बेटा कोशिश करेगा पर मारा जाएगा। देखो, रेवाड़ी राज्य का तात्कालिक शासक था राव बाल किशन, लिख लो यहाँ, राव नंदराम का बेटा। तो पीढ़ी बदल गई उनकी भी और इनकी भी। राव नंदराम का बेटा बाल किशन, ये मुगल सेना की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। तो ऐसा नहीं है कि राव ने कुछ किया नहीं, राव ने भी अपनी जान गंवाई इन मुगलों को बचाने के लिए। तो राव की प्रॉपर्टी किसने बना के दी थी? मुगलों ने ना भाई। राव तो छोटे से एरिया के एक हेड थे, किसने इनको ढेर बड़ी प्रॉपर्टी पकड़ा दी? औरंगजेब। तो औरंगजेब की अगली पीढ़ियों में इसकी अगली पीढ़ी मदद करने की कोशिश करेगी पर मारी जाएगी। कौन मारा गया? बाल किशन। किसका बेटा था ये? नंदराम। नंदराम ने किसका सहयोग किया था? औरंगजेब के कारण बैठ के खा रहे थे ना वो। तो एक होता ना भाई, थैंक यू आपकी पीढ़ी, कहते नहीं हमने भाई आपको, आपके बाप दादा के टाइम पे हम लोगों ने काम किया। तो इस तरह से बाल किशन ने मौत को अपने गले लगा लिया लड़ते हुए मुगलों के लिए, जबकि ओरिजिनल मुगल भाग गया, उसने नहीं कोशिश की। नेक्स्ट देखो, रेवाड़ी राज्य का अभ्युदय कैसे बढ़ा। पहला टिक करना, रेवाड़ी राज्य की नींव गढ़ी बोलनी, ये बोलनी है बेटा गांव, मैंने आज चेक किया था गूगल पे उस गांव का पूरा नाम, तो गढ़ी बोलनी ही है। पहले मैं बेलनी बता रही थी लेकिन वो बोलनी लिखा है, ठीक था ये। गढ़ी बोलनी के अहीर सरदार थे। सरदार क्या होता है? थोड़े से लोगों का मुखिया। फिर क्या बना दिए ये? पूरी बेल्ट के राजा। डिफरेंस है ना दोनों में, टिक कर लो। अहीर सरदार नंदराम ने औरंगजेब के समय डाली थी। और औरंगजेब ने क्यों इसको नींव डालने दी? क्योंकि औरंगजेब ने इसकी मदद ली थी, किसको पकड़ने में? हाथी सिंह बड़गुजर, जिसका इस्तेमाल किया किसके मर्डर में? सांवलिया मेव। औरंगजेब की नाक में दम कौन करता था? सांवलिया मेव। तो उसने खुद नहीं मारा, उसने हाथी सिंह बड़गुजर के थ्रू मरवाया, और हाथी सिंह को पकड़वाया राव नंदराम। फिर नंदराम को कह दिया ये पूरी बेल्ट का सारा पैसा तुम्हारा। तो एक छोटा सा सरदार एक राजा बन गया। नेक्स्ट पढ़ना, नंदराम की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा, टिक करो, ज्येष्ठ पुत्र बाल किशन। ये बाल किशन कैसे मर गया? मुगलों की सहायता करते करते। किसने मार दिया? नादिर शाह। यहाँ लिख लो, नादिर शाह, डेथ नादिर शाह। तो बाल किशन वैसे मारा गया। आगे पढ़ना, बाल किशन की वीरता से प्रभावित होकर, अंडरलाइन करना, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला कह रहे थे, यही तो लड़े बिना भागा, ने शेर बच्चा शमशेर बहादुर की उपाधि प्रदान की। देखा, इसको चढ़ाने के लिए बोला शेर बच्चा शमशेर बहादुर। अगले ने सोचा हाँ मैं ही शेर बच्चा हूँ, मैं ही लड़ूंगा, और वो तो खुद तो भाग गया, इस बेचारे को मरवा गया। तो ये टिक कर लो, शेर बच्चा शमशेर बहादुर की उपाधि। नेक्स्ट पढ़ो, बस कुछ नहीं करना। इस वंश में कोई गुजरमल हुए, भवानी सिंह, बहुत सारे शासक हुए, सबके नाम नहीं याद करने। नेक्स्ट टिक करना, बाल किशन का उत्तरा, कैसे मरा बाल किशन? करनाल के युद्ध में। यहाँ लिख लो, करनाल के युद्ध में ये मरा बाल किशन। किसने? नादिर शाह ने मार दिया। और किसने इसको बड़ी उपाधि दी थी? जो लड़ा ही नहीं और बिना लड़े ही भाग गया 3 घंटे बाद ही, ये बेचारा मर गया। तो बाल किशन का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई बना राव गुजरमल। ये टिक कर लो। तो गुजरमल, पहला था राव नंदराम,
जिसने किसको फंसवा दिया था? हाथी सिंह बड़गुजर को। जिसने किसका मर्डर किया? सांवलिया में। इसको चौधराहट का फायदा इसके बेटे को मिला, बेटे को बनी बनाई संपत्ति मिली, लेकिन बेटे को फिर आगे वो एक उपाधि दे दी, शेर बच्चा शमशेर बहादुर। किसने? बहादुर शाह रंगीला ने। उसके चक्कर में वो लड़ने गया और किससे लड़के मारा गया? नादिर शाह। फिर उसका भाई बैठा गद्दी पर, बच्चा उसका बेटा छोटा रहा होगा, भाई कौन है उसका? गुजरमल। टिक कर लो ये। नेक्स्ट लाइन टिक करना, फर्रुखशियर। फर्रुखशियर भी तो एक राजा ये था, नादिर शाह से पहले फर्रुखशियर था, 13 से 19। इसी में टिक करो। एक भी तो कहानी है ये, वही लोग हैं ये। आगे पढ़ना, राव गुजरमल की। गुजरमल कौन? किसका भाई? बालकिशन का। बालकिशन किसका बेटा? नंदराम। इसका मतलब ये अहीर का परिवार है। टिक करो। राव गुजरमल की पहली लड़ाई, बस कुछ नहीं है, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ लो। बसीरपुर राज्य के उस टाइम के शासक से हुई, जिसमें बिलोच सरदार जो था वो हार गया। फिर गुजरमल का अधिकार, टिक कर लो। हिसार झज्जर आदि पर गुजरमल का अधिकार, यानी ये और अमीर बन गए। कौन से खानदान वाले? राव। तो राव पहले तो एक तरह तो दान में मिला, फिर ये लड़ झगड़ के भी जमीन ले रहे हैं। नेक्स्ट टिक करना, 1750 में गुजरमल की हत्या। हट्टी सिंह बड़गुजर, ये हाथी सिंह बड़गुजर है बेटा, हाथी सिंह लिख लो। उसकी भी तो पीढ़ी बदली ना, उसका बेटा आ गया आगे। हाथी सिंह बड़गुजर के बेटे बहादुर सिंह के ससुर टोडरमल ने कर दी। कितनी लंबी तो इनकी रिश्तेदारी है, कोई किसी का ससुर कोई किसी का बेटा। इतना समझो, पुश्तैनी बदला लिया। किसने किसको पकड़वाया था? नंदराम ने हाथी सिंह बड़गुजर। हाथी सिंह बड़गुजर के खानदान को ये बात चुभती तो होगी ना कि देख हमें तो 11 गांव में और खुद बन गए मालिक, और जो इतनी प्रॉपर्टी हथियाते जा रहे हैं, क्योंकि हिसार झज्जर की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चिढ़ नहीं होती कि ये हमारे साथ के थे और हमसे कितनी आगे निकल गए चालाकी और चतुराई करके। तो अब इसीलिए आगे किसी रिलेशन में जाके जो ये हाथी सिंह बड़गुजर का बेटा था, इसके ससुर ने किसका मर्डर कर दिया? जो ये गुजरमल, जो कि भाई था ना इसका, बालकिशन का। बालकिशन किसका बेटा था? नंदराम का। यानी 2-3 ही पीढ़ी आगे आई हैं और इनमें मारकाट मच गई। इसके बाद बल्लभगढ़ का उदय है। बल्लभगढ़ में जाट राजा बल्लभ सिंह, सुना है नाम तुमने? गोपाल सिंह था एक राजा, फिर उसी के रिलेशन में उसका पोता लगता था बल्लभ, उसी के नाम पे बल्लभगढ़। गढ़ मतलब होता है किला। टिक करो इसमें। इसमें 2 नाम लिख लो, गोपाल सिंह और बल्लू जाट का, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। गोपाल सिंह दोनों दिए हैं, तुम अपने हाथ से लिख लो, गोपाल सिंह बल्लू जाट। जैसे ही बल्लभगढ़ आए 2 नाम याद आ जाएं बस। ठीक है, पढ़ो अब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद की परिस्थितियों का लाभ उठाकर नए राज्य बने, उनमें बल्लभगढ़ का राज्य भी शामिल है। औरंगजेब के मरते ही सब आज़ाद हो गए कि हम आज़ाद आज़ाद, तो उसमें बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ राज्य का संस्थापक चौधरी गोपाल सिंह नामक जाट था, लेकिन बल्लभगढ़ शहर उसने नहीं बसाया, वो इसका पोता बसाएगा। नेक्स्ट टिक करना, गोपाल सिंह के बाद उसका बेटा चरणदास। तो ये 3 बाप बेटा और पोते हैं ये। चरणदास का उत्तराधिकारी उसका बेटा बल्लभ सिंह या बल्लू जाट, यानी बल्लू जाट ने बल्लभगढ़ बसाया, जिसके खानदान में 3 आदमियों का नाम चलता है, एक गोपाल का, एक चरणदास का और एक बल्लू का। 2 नाम तुमने ऊपर लिख लिए, गोपाल और बल्लू। नेक्स्ट टिक करना, बल्लभ सिंह ने बल्लभगढ़ का किला बनाकर उसे अपना मुख्य केंद्र बनाया। तो बल्लभगढ़ में जैसे ही पेपर में आया तो 3 नाम याद कर लेना, कौन कौन? गोपाल, चरण और बल्लू। सबसे ज्यादा फेमस कौन है? बल्लू, इसलिए इसका नाम पड़ा बल्लभगढ़। ठीक है। मराठों का उद्भव। मराठे कहाँ से आ गए यहाँ हरियाणा में? मराठे यहाँ से कहाँ से आ गए? ये जो औरंगजेब के कमजोर थे ना लोग, इनमें से एक था आलमगीर, वो ज़्यादा ही दाता बना। उसने सोचा अरे मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, किसी किसी को जो ताकतवर है बांटता हूँ। उसने गलती क्या की, मराठों को कहा आइए यहाँ एक प्रॉपर्टी मैं आपको दे देता हूँ, कुरुक्षेत्र के आसपास की प्रॉपर्टी आपको देता हूँ। अब मराठे थे ताकतवर, तो मराठों ने सोचा भाई इतनी बढ़िया ज़मीन मिल रही है जिससे ढेर पैसा आएगा, वो यहाँ आए और उन्होंने सोचा ये कुरुक्षेत्र तक ही क्यों रहे। और कौन ये आलमगीर? इसके बाप दादा तो भाग गए थे बिना लड़े, तो उन्होंने इस कुरुक्षेत्र से अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा के और पूरे हरियाणा पे कब्जा कर लिया। अब आलमगीर साइड में बैठा बैठा देख रहा है क्या करूँ, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो लड़े। तो इन मराठों ने हरियाणा पे कब्जा कर लिया, लेकिन फिर कुछ दिक्कतें आई इनके अपने प्रॉपर्टी पर महाराष्ट्र में, तो ये छोड़ छाड़ के चले गए। इन्होंने कहा यार पहले अपना घर तो संभाल लें, पता चला यहाँ के चक्कर में घर भी गया, वहाँ भी तो कलेश छिड़ा हुआ था ना। तो इन्होंने एक टाइम पे हरियाणा पे कब्जा कर लिया, लेकिन वहाँ जाने के कुछ समय बाद अगली पीढ़ियों को लगा कि यार इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी हमारे बाप दादा ने छोड़ दी, वापस चलते हैं। दोबारा से कब्जा किया, फिर लड़ाई झगड़े, फाइनली
युद्ध छिड़े अंग्रेज़ों के और मराठों के, जिनमें मराठे हार गए और मराठों ने सुरजी अंजन गांव में लिखित में दे दिया कि जी हरियाणा की ज़मीन हमें नहीं चाहिए, आप रखो, आप टैक्स लो, कुछ करो। तो इस तरह से हरियाणा इनके हाथ से निकल के अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। चलो मराठे पढ़ लो फटाफट से। मराठों का उद्भव 1754, ये सब औरंगजेब की मौत के कुछ सालों में ही हो गई सारी गड़बड़, टिक करना। 1754 मुगल शासक आलमगीर ने मराठों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए हरियाणा का पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र उन्हें सौंप दिया। तो दिया तो छोटा सा पोर्शन था, लेकिन फिर उनको लगा कि भाई पूरा हरियाणा हमारा। आगे पढ़ो 1754-55, उसी साल से एक साल के अंदर अंदर मराठे हरियाणा पर काफी हद तक छा गए। ठीक है, आगे पढ़ लो बस। परंतु इसी समय परिस्थितियों से बाध्य होकर मराठों को हरियाणा से वापस लौटना पड़ा। ये तो लड़ाई झगड़े इनके अंग्रेजों से दक्षिण में चल पड़े, वरना ये न जाते, यहीं रहते ये। ठीक है, इसके बाद सेकेंड हाफ में देखो ऊपर, तीसरा पॉइंट टिक कर लो। 1757 में अब्दाली के हरियाणा क्षेत्र से लौटते ही जाट राजा ने बल्लभगढ़ और आसपास के क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद आओ अब्दाली से टक्कर। अब्दाली पता है सबको? अहमद शाह अब्दाली। क्या था ये? कहाँ से आया था ये? ये सब जितने अटैक हुए ये सब लोग कहाँ के थे? अफगानिस्तान और ईरान की बेल्ट। क्यों आते थे ये इंडिया? ये भूखे मरते थे, इनके पास कुछ था ही नहीं। कभी सोना लूटने आते, कभी गेहूं लूटने। अब जिस टाइम ये आए उस टाइम कब की घटना है ये? 1761 की। भारत में कोई ताकतवर राजा नहीं था, और ये जो अब लड़ाई होने वाली है ना, ये हिंदू मुसलमानों की तरह से लड़ रहे हैं। तो उस टाइम पे भारत खाली पड़ा था, खबर पहले लग जाती थी कि भाई अब्दाली आ रहा है, अब्दाली आ रहा है। उस टाइम पे मराठे इस चक्कर में थे कि पूरे भारत पे अब हम राज करेंगे, ऐसे जैसे मुगलों ने राज किया, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी भारत पे राज करेंगी। इनके मन में ये था कि अगर अब्दाली यहाँ आया तो अब्दाली लूट मचाएगा, नुकसान करेगा। हम अब्दाली को हरा दें तो हम हीरो बन जाएंगे, सब हमें अपना राजा मान लेंगे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन था, अब्दाली को हरा के यहाँ से भगाओ और फिर सबके मन पे छा जाओ कि अब हमारे भारत को संभालने वाले यही लोग हैं। तो मराठों ने अपनी फौज भेज दी पानीपत में। अगर इमेजिन करें, मराठे महाराष्ट्र से चलते चलते, फौज यूँ तो है नहीं कि हवाई जहाज़ में आई, ना पानी के जहाज़ में, कैसे आई? पैदल। पैदल चलते 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 हमारे मराठे महाराष्ट्र से, मुंबई के आसपास से और हरियाणा के पानीपत में आए। 1 नवंबर को उसकी सेना वहाँ से आई। देखे तो दोनों की ही ट्रैवलिंग थी। अब इतना ट्रैवल करके पैदल चलते थे, ये तो है नहीं खाली हाथ जाना है। इनके कपड़े अस्त्र शस्त्र भी साथ ही चलते हैं, वो पूरे लैस होके, या कंधे पे लेके चलो या लैस होके। तो इनका चलना भी बड़ा मुश्किल है बेटा। और ऐसा भी नहीं है आज के जैसे रास्ते हों, उबड़ खाबड़, कहीं गहरी खाई, कहीं नदी। भाई उस टाइम कौन से रोड थे? इतना ट्रैवल करके आदमी कितना थकता होगा। तुम खुद सोचो, तुम 100 किलोमीटर चल लो अगर लगातार, तो कितना थक जाओ। और इनके टाइम में तो ये पता था कि जाके शायद मर भी जाएंगे, वापस भी ना आए, घर भी ना वापस मिले। तो कितने ज़्यादा डर के साथ दोनों फौज आ गई। ये इतने थक गए कि तुम उधर बैठ जाओ, हम इधर बैठ जाते हैं, बैठे रहो। 2-2.5 महीने ये बैठे ही रहे। 1 नवंबर से पूरा नवंबर गया, पूरा दिसंबर ये नहीं लड़े, ये तो आराम करते रहे। सोचो, आराम करने में रोज़ खाना तो बनाते होंगे ना। अब तुम हज़ारों आदमी ले जा रहे हो, उनकी रोज़ सुबह कढ़ाई चढ़ाते होंगे, कई हज़ार आदमी, क्योंकि सेना तो हज़ारों की होती है। रोज़ वहाँ सुबह ब्रेकफास्ट करते होंगे, फिर लंच बनाते होंगे, फिर डिनर। लड़ने के नाम पे नहीं लड़ते, पड़े पड़े सोते हैं, देखते हैं, फिर चलो खाने बना लो। 2-2.5 महीने ये यही करते रहे। इस बीच में ना मराठों का खाना ख़त्म होने लगा। मराठों ने कहा यार 2.5 महीने हो गए, हम जितने चावल बांध के लाए थे, जितना आटा लाए थे, खत्म हो गया। भाई एक लिमिट का तुम इतने 1000 आदमियों को कितने दिन खिलाओगे? अब वो खत्म हो गया। ऐसे में ना बेटा, आसपास के लोग अगर सहायता कर दें, बोरियां भिजवा दें, तो युद्ध चल सकता है, टल सकता है। पड़े रहो तुम भी, हम भी 6 महीने पड़े रहो, साल, फाइनली तुम ही जाओगे क्योंकि तुम बाहर के हो। लेकिन हमारे देश में उल्टा हुआ। इस अब्दाली की मदद करने तो इंडियन पहुंच गए बोरी ले लेके, लेकिन मराठों को इंडियंस ने कहा, खासकर जो मुस्लिम बाहुल्य बेल्ट थी, कि आज अगर हमने इनको गेहूं पहुंचा दिए ना, तो कल ये हम पे राज करेंगे और हमारे धर्म का नुकसान करेंगे। कितनी अजीब और शर्म की बात है कि इंडिया ने मदद कर दी अब्दाली की, लेकिन इंडिया ने मदद नहीं की मराठों की। फिर मराठों को लगा कि यार अब तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़के क्लियर हो ना, अगर हम यहाँ से भाग गए तो बेइज्जती है। अब हम यहाँ आके पड़े हैं, 2.5 महीने हमें हो गए, तो शुरुआत ये नहीं कर रहे तो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा आटा गेहूँ खत्म होने वाला है। तो 14 जनवरी को हम शुभ मानते हैं हिंदू। इस दिन वो होती है ना अपनी मकर संक्रांति। तो सुबह सुबह उठे और सुबह सुबह हर हर महादेव
भगवान शिव जी का नाम लिया और शिवाजी महाराज की जय करके तुरंत से मैदान की तरफ भाग लिए। अगले भी तैयार थे, उनको था भाई अब ये युद्ध की तैयारी वेरी लग रहा है कर रहे हैं, क्योंकि 2-4 दिन पहले अपने वो सब तैयार करते होंगे, वो भी तैयार थे। युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठे हार गए और मराठों के सबसे काबिल जो लड़के थे ना वो मारे गए, सदाशिवराव भाऊ और एक वो जो था विश्वास राव, जो आगे जाके मराठों का सरदार बनता, यंग लड़का था 14-15 साल का। कहते हैं सारे ताकतवर लड़के मारे गए और अब्दाली का भी नुकसान हुआ, लेकिन उसके नुकसान का हमें क्या करना, हमारा मेन था कि भाई ये हार गए, ये मारे गए। जब वापस लौटे हार के तो बहुत मुट्ठी भर लोग थे, लगभग सारे इसमें खत्म हो गए। उससे क्या हुआ, मराठे आंतरिक रूप से कमज़ोर हो गए। इस हरियाणा की हार ने एक बात क्लियर कर दी कि इंडिया पे किसका राज नहीं होगा, मराठों का। अब्दाली यहाँ राज करने बिल्कुल नहीं आया। अब्दाली ने अपना पैसा लूटा, जो उसका टारगेट था पूरा किया और वापस चला गया। अब पूरा भारत खाली है, इतना पता है कि मराठे नहीं आएंगे। इस बात का फ़ायदा अंग्रेज़ उठाएंगे, क्योंकि वो तो बेटा इस टाइम को यूँ खड़े होकर देखते थे कौन कौन लड़ रहा है, क्या कर रहा है। अब्दाली वापस गया, मराठे हार के मर के कुछ लोग चले गए। अब अंग्रेज़ों को दिखा कि पूरा भारत खाली तो पड़ा है, अब सही मौका है। इसलिए 1764 में इन्होंने बक्सर की लड़ाई लड़ी, जिसमें हम बुरी तरह हारे और फिर इन्होंने लिखत पढ़त में ले लिया कि अब के बाद सारा हिस्सा बड़ा पैसे वाला इनका। तो इस तरीके से ना हमारी इंटरनल जो कमी थी, कमज़ोरी, हमने मराठों की मदद क्यों नहीं की, ये सोच के कि मराठे हिंदू हैं और ये पूरे देश को हिंदू बना देंगे। तो कुछ बेल्ट के जैसे अवध टाइप के जो इलाके थे, यहाँ के लोगों ने पैसा किसकी तरफ पहुँचाया, अब्दाली। अब्दाली कहाँ है आज, कौन अब्दाली का यहाँ बैठा है। उस एक बेवकूफ़ी से सही टाइम पे निर्णय लेने से पहले अब्दाली लूट के भाग गया। अब्दाली की लूट को हम मानते नहीं, ऐसे तो गौरी लूट के भागा गजनी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ा क्योंकि फिर अंग्रेज़ यहाँ के हेड बन के बैठ गए। और अंग्रेज़ों के हेड बनने का नुकसान ये था, अंग्रेज़ों ने फर्स्ट डे से ही पैसा बाहर ढो दिया हमारा। जब ये मुग़ल थे ना, इन्होंने हमारा पैसा बाहर नहीं पहुँचाया। फरगना का शासक था बाबर, लेकिन फरगना में उसने 1 रुपया नहीं दिया, यहाँ कमाया यहीं खर्च किया। हमारे लिए नहरें बनी, हमारे लिए रोड बने, हमारे लिए सराय बनी, हमारे लिए अस्पताल बने या कुएँ खोदे गए, सब कुछ हमारे लिए था। यहाँ का पैसा यहीं था। अंग्रेज़ों ने क्या किया, पैसा हमारा, ऐश वहाँ, इसलिए बेटा हम गरीब हुए। अगर कोई यहाँ लूटे और यहीं लगा दे तो कोई बात नहीं, भाई मेरे पास नहीं है पैसा, लग तो इसी देश में गया। प्रॉब्लम होती है जब लूटा यहाँ से लेकिन खर्च किया बाहर जाकर, फिर हमारे यहाँ से तो गया। इस तरह धीरे 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 गरीबी आएगी। जब तक ये लूटपाट थी ना, हम गरीब बिल्कुल नहीं थे, हम रिच थे। और ऐसी लूट को हम क्या ही माने, कोई हमारे गेहूँ ले गया तो क्या बिगड़ गया। आज से 100 साल पहले भी हरियाणा, पंजाब, यूपी पैदा कर रहे थे गेहूँ, आज भी कर रहे हैं, आज से 100 साल बाद भी कर रहे होंगे। इस लूट से कोई गरीब नहीं होता। गरीब तब होते हैं जब आपके यहाँ से जहाज़ भर भर के हर तरह का सामान, हमारे राजाओं की, जो पुराने राजा थे इंडिया के, जिनकी हम ये पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इनकी तलवारें, कृपाण, कटार कहाँ गई वो, उनमें से कितनी सारी तो बेटा प्योर गोल्ड और चांदी, और इन सब के पकड़ने के जो थे ना उसके हैंडल, ये प्योर गोल्ड के बनते थे, बेशकीमती थे। इनके ऊपर के जो वो पहनते थे कपड़े वगैरह, कहाँ है वो, ये सब ढोके ले गए। लंदन में बहुत बड़ा म्यूजियम है जिसमें ये सारी चीज़ें रखी हैं। आपने सुना होगा हमारे टीपू सुल्तान की एक बहुत फेमस तलवार थी, है ना, स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, इतनी भारी भरकम, कहाँ गई वो, उनके म्यूजियम में है। तो ये देश गरीब जो हुआ है ना, प्लान्ड तरीके से गरीब हुआ है बेटा, ऐसे लूटने से गरीब नहीं हुए। 200 साल यहाँ से सारे मुकुट, सारे जो पहनने के राजाओं के आभूषण, वो सब जाते रहे, ऐसे गरीबी आ गई। और उस गरीबी से हम उबरना बहुत मुश्किल है। आज भारत कितनी बिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, लेकिन तुम सबको पता होना चाहिए हमारे ऊपर कर्जा है, वर्ल्ड बैंक का, IMF का। ये कर्जे कहाँ से चुकाएंगे। तो हम देखने में हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन बेसिकली अपने अपने परिवारों को देखो, हम अमीर देश नहीं हैं। अमीर देश जो होते हैं ना, उनका रहन सहन अच्छा होता है। इकोनॉमी की गिनती में अंबानी अडानी आते हैं ना, तो वो आप और मैं थोड़ी ना हैं। हम सबको उसकी नज़र से कैसे देखेगा कोई। तो टोटल में हम गरीब हैं। वैसे हमारे आंकड़े बढ़ते 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 हम ट्रिलियंस में पहुंच गए, पर वो लिमिटेड लोगों के पास है, वो आपके मेरे पास, हम जैसों के पास नहीं है। चलो बाकी को कल पढ़ेंगे फिर इसको समझते हुए। ठीक है बेटा।